हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट है आप लोगों का ब्रांच, और पेपर कौन सा स्टूडेंट, तो आप लोगों का थर्ड पेपर है साइंटिफिक राइटिंग, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक लेख कहते हैं। तो उसका पेपर जो है आप लोगों का 27 जुलाई को होने वाला है, और ये मेरा मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जो है 2 है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो है क्वेश्चन। स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट आपका कि रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया में कितने चरण शामिल है। ठीक है, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है सीरीज का है स्टूडेंट, और उसमें क्या है, उसमें आप लोगों का ऑप्शन शायद 5 दिया है, जो कि ये गलत है। याद रखिएगा कि रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया में कितने चरण शामिल है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि 7 चरण जो है शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, सीरीज का जो ये आंसर जो है आपका गलत है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अब वो कौन कौन से 7 चरण है उसको हमने एक जगह लिख दिया है कि रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल होते थे। पहला कौन है आपका, रिपोर्ट का संक्षिप्त में समझना। दूसरा ऑप्शन क्या है, जानकारी एकत्रित करना तथा चयन करना। तीसरा ऑप्शन क्या है, अपनी सामग्री का आयोजन करना। चौथा ऑप्शन आपका क्या रहेगा कि अपनी सामग्री का विश्लेषण करना। पांचवा है रिपोर्ट लिखना। छठवां है समीक्षा करना तथा पुनः प्रारूपण करना। सातवां है प्रस्तुति, और आठवां है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी जो रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया के क्या थे, स्टेप थे स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जिसमें रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को सारांश शामिल हो सकते हैं कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे होगा कि जिस रिपोर्ट में स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें नहीं, जिस रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को सारांश शामिल हो सकते हैं या शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। जिस भी रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं के सारांश शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, सारांश या सार। दूसरा ऑप्शन है मुख्य अनुशंसा। तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष, और चौथा ऑप्शन क्या है, सुझाव। तो याद रखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सारांश या सार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रिपोर्ट के शीर्षकों और परिशिष्टों की सूची मांगी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट के शीर्षकों, शीर्षक का मतलब क्या, टाइटल। ठीक है, परिशिष्ट का मतलब क्या होता है, अपेंडिक्स। तो याद रखिए मांगी जाती है किस में, तो सामग्री तालिका में। दूसरा ऑप्शन है सारांश में। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि रिपोर्ट की शीर्षकों और परिशिष्टों की संख्या, परिशिष्टों की जो सूची मांगी जाती है वो किसमें है आपका, सामग्री की तालिका में है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोनोग्राफ का अर्थ होता है। ठीक है, मोनोग्राफ का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसको हमने बताया था कि मोनोग्राफ क्या होता है, एक मतलब एक ही मतलब जो है टॉपिक पर एक ही लेखक जो है अपने बारे में जो है सविस्तार पूर्वक लिखता है, वही आपका क्या है, मोनोग्राफ है। तो इसमें क्या है, मोनोग्राफ का अर्थ क्या होता है, एक लेखक। दूसरा ऑप्शन है एक लेखन। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई। याद रखिएगा स्टूडेंट कि मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, उपरोक्त दोनों, एक लेखक भी हो और एक लेखन भी होता है, यानी सिंगल राइटर और सिंगल राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मोनोग्राफ की विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, तो गहराई पूर्ण जानकारी। दूसरा ऑप्शन है केवल एक बार प्रकाशित होती है। तीसरा ऑप्शन है दो शिक्षा शास्त्रियों के सहयोग से भी लिखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है विषय पर प्रकाश डालते हैं, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तैयार रखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मोनोग्राफ की विशेषता क्या होती है, तो गहराईपूर्ण जानकारी होती है, और यह क्या होता है आपके केवल एक ही बार प्रकाशित होता है। आपका क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि मोनोग्राफ जो कितनी बार प्रकाशित हो सकता है, तो याद रखिएगा कि मोनोग्राफ जो है एक ही बार प्रकाशित हो सकता है। एक आप क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोग्राफ में जो है कितने मतलब लेखक शामिल हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कि जो कभी कभी क्या होता है, मोनोग्राफ में का मतलब तो एक ही लेखक होता है, लेकिन कभी कभी क्या है दो जो शिक्षा शास्त्री यानी 2 विद्वानों के द्वारा भी क्या है मोनोग्राफ को लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त क्या होता है स्टूडेंट कि उनका जो विषय जो रहे वो क्या हो, एक ही रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोनोग्राफ को पुस्तक के रूप में छपने हेतु किस वर्ष, एक मिनट देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो कट जा रहा है, इसको देखिए। मोनोग्राफ
को पुस्तक के रूप में छपने हेतु किस वर्ष से संघर्ष किया जा रहा है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 1990 वर्ष से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? मोनोग्राफ कहाँ प्रकाशित किया जा सकता है? ठीक है, अगला आपका ऑप्शन क्या दिया है? विश्वविद्यालय प्रेस में, छोटी प्रेस में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, यानी विश्वविद्यालय प्रेस में भी हो सकता है और छोटी प्रेस में भी हम क्या कर सकते हैं? मोनोग्राफ को छपवा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची जो है किस शब्द से लिया गया? तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी के बिब्लियोग्राफी शब्द से लिया गया स्टूडेंट। जो संदर्भ ग्रंथ सूची है वो अंग्रेजी के क्या है? बिब्लियोग्राफी शब्द से लिया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? पुस्तकों का विवरणात्मक सूची। दूसरा ऑप्शन है पुस्तकों का वर्णनात्मक सूची। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका पुस्तकों का क्या होता है? विवरणात्मक सूची को ही हम क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? ठीक है, याद रखिएगा संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने की प्रक्रिया कितने चरण होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 7। याद रखिएगा स्टूडेंट कि 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची को किस अध्याय में शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? प्रथम अध्याय। दूसरा ऑप्शन है अंतिम अध्याय। तीसरा ऑप्शन है तृतीय अध्याय। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि संदर्भ ग्रंथ सूची को जो है किस अध्याय में शामिल किया जाता है? तो अंतिम अध्याय में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने की आवश्यकता होती है, मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची जो है क्यों लिखा जाता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या? अपने टॉपिक के बारे में सीखने हेतु। दूसरा ऑप्शन है शोध प्रबंध की रचना हेतु। तीसरा ऑप्शन है दूसरे शोधकर्ताओं के सहयोग होती। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपको क्या है? उपरोक्त सभी जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ एवं सूची के भाग होते हैं। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची के भाग होते हैं, ये एवं नहीं होगा। ठीक है, इसमें संदर्भ ग्रंथ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग टाइप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, टाइप नहीं। संदर्भ ग्रंथ सूची के भाग होते हैं तो कोटेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उद्धरण बोलते हैं। याद रखिएगा, हम हिंदी नहीं लिख के उसका इंग्लिश वर्जन वाला लिख दें। कोटेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्धरण बोलते हैं। फिर क्या? पाद टिप्पणी को हम क्या बोलते हैं? फुट नोट बोलते हैं स्टूडेंट। ये सब आप लोगों को हमने पढ़ाया है स्टूडेंट। ठीक है, फुट नोट कहते हैं। संदर्भ सूची होता है और पुरुषाभित। याद रखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची के क्या है आपके जो है 3 भाग होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन अगर पॉइंट नंबर में भी आ जाए तो याद रखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कोटेशन यानी जिसको हम उद्धरण बोलते हैं, फिर क्या है? पाद टिप्पणी और संदर्भ सूची। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संप्रत्यय। ठीक है, संप्रत्यय वह शब्द है जिसे एक विशिष्ट अर्थ दिया गया है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? नाइनील का। दूसरा ऑप्शन है मैथिली लैंड का। तीसरा ऑप्शन है गुडन हार्ट। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि यह कथन जो है आपका संप्रत्यय वह शब्द है जो जिसे एक विशिष्ट अर्थ दिया गया है, यह कथन किसका है? तो नाइनील का है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? संप्रत्यय की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि यह पूर्व घटना यह पूर्व घटना का भावात्मक रूप है। दूसरा ऑप्शन है यह घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा ऑप्शन है आपका यह प्रघटना को समझने में मदद करती है। चौथा ऑप्शन है आपका इसकी उपयोगिता वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के रूप में होती है। ठीक है, पांचवा है इसका कि उच्च स्तर पर किए गए भाववाचकों को ही संप्रत्यय कहा जाता है। छठा क्या? उपरोक्त सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न था? संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट की क्या विशेषता? संप्रत्यय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो क्या विशेषताएं होती है ये पूछ रहा है। तो जैसे यह भी क्या होता है, मतलब कोई भी घटना पहले घटी है तो उसमें भावात्मक पक्ष रूप क्या होता है, यानी भावना से जुड़ा हुआ उसके क्या है वो देखता है। फिर क्या? घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कोई भी घटना हुई तो उसका जैसे कौन जिम्मेदार, ये सब देखना, ये चीज है। फिर क्या? प्रघटना को समझने में मदद करता है, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है। तभी प्रघटना यानी जो घटना घटित हो चुकी है उसके मतलब ये घटना जो है क्यों घटित हुई, इसके कॉन्सेप्ट को कौन क्लियर करता है? आपका जो है संप्रत्यय करता है। फिर क्या है? इसकी उपयोगिता जो है वैज्ञानिक
वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के रूप में होती है। तो यानी ये वैज्ञानिक तौर पे ये कितना जो है मतलब जो है खड़ा उतर सकता है उस पे देखना। तो ये भी क्या है आपका संप्रत्यय का ही विशेषता है। और क्या उच्च स्तर पर किए गए भाववाचक को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपका संप्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, या आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या है, संप्रत्यय के स्रोत है, यानी कॉन्सेप्ट के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मन की कल्पना, ये भी संप्रत्यय का स्रोत है। व्यक्तिगत अनुभव, ये भी संप्रत्यय का स्रोत है। परंपरा या आचार विधि, ये भी आपका क्या संप्रत्यय के स्रोत है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संप्रत्ययीकरण का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका कि अनुसंधान समस्या को स्पष्ट करना। ठीक है, इसमें भी करते हैं। उपकल्पना का निर्माण करने में, नहीं उपकल्पना के यानी हमने क्या बताया था स्टूडेंट, हाइपोथेसिस का निर्माण करने में। फिर क्या है सामान्यीकरण करने में, एक जैसा मतलब दिखने में। फिर क्या है आपका विषय को वैज्ञानिक बनाने में। और क्या है विषय को वैज्ञानिक, तो ये सब में क्या होता है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। कि संप्रत्ययीकरण का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, अनुसंधान समस्या को स्पष्ट करने में। यानी जो हम मतलब लघु शोध ले रहे हैं या कोई भी समस्या ले रहे हैं तो उसको हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, उसके लिए होता है। उसका हाइपोथेसिस बनाने में करते हैं, उसका सामान्यीकरण, और वह हमारा जो है वैज्ञानिक तौर पर या वैज्ञानिकता पर वो कितना खड़ा उतरता है उसको बनाने में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूर्व अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व अध्ययन को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका पूर्व प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है बाद का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व अध्ययन का मतलब क्या हुआ, अध्ययन मतलब प्रयोग। तो पूर्व अध्ययन को हम दूसरे रूप में क्या कहेंगे, पूर्व प्रयोग कहेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध अध्ययन के औचित्य में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम छोटा कर दिए स्टूडेंट। क्या है आपका शोध अध्ययन के औचित्य में किनकी जानकारी दी जाती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका शोध प्रश्न का अर्थ वर्तमान शोध के संदर्भ में। ठीक है, शोध प्रश्न का अर्थ क्या है आपका वर्तमान शोध के संदर्भ में। दूसरा ऑप्शन है शोध प्रश्नों का महत्व। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका समय की उपयोगिता, चौथा ऑप्शन है सीमाएं, पांचवा ऑप्शन है भविष्य के प्रति संभावनाएं, और छठवां ऑप्शन है आपका वर्तमान में प्रासंगिकता, और सातवां है आपका सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है कि शोध अध्ययन के औचित्य में किनकी जानकारी मिलती है। तो शोध प्रश्न का अर्थ वर्तमान में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट की जो हम मतलब समस्या लिए हैं तो उसका जो है वर्तमान समय में क्या मतलब उसका बेनिफिट है। फिर दूसरा क्या, शोध प्रश्नों का महत्व, यानी जो हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो समाज के लिए और मेरे लिए खुद कितने जो है कारगर हैं इसके लिए है। फिर क्या है आपका अध्ययन की उपयोगिता, यानी जो हम काम करने जा रहे हैं उसका उपयोग जो है कहाँ किस किस क्षेत्रों में है। सीमाएं मतलब उसकी दोष, जो हमने टॉपिक लिया उसके क्या क्या दोष हैं। ठीक है, भविष्य के प्रति संभावनाएं, इसका मतलब ही ये कि हमारा जो हमने टॉपिक लिया है, शोध लिया है स्टूडेंट, तो उसका जो है भविष्य के में क्या क्या संभावनाएं बनती है, यानी इससे क्या इससे इसमें क्या होगा, घटोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और वर्तमान में प्रासंगिकता, यानी अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या जो है आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि औचित्य को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, औचित्य को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या, सारांश या समस्या को संक्षिप्त में विश्लेषण। ठीक है, औचित्य को लिखने में क्या होता है, मतलब सारांश या समस्या का क्या करते हैं, हम बहुत छोटा रूप लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि संक्षिप्त एवं मुख्य बिंदुओं के आधार पर लिखना। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि हमको क्या आलतू फालतू की चीज़ों को नहीं ऐड करना है, जो उसके मेन पॉइंट है उसको ऐड करना है। फिर क्या है इसमें कोटेशन को देखिए बार बार हम बता रहे स्टूडेंट, आपको हिंदी में उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उद्धरण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्धरण। ठीक है, तो क्या इसमें कोटेशन यानी उद्धरण, उदाहरण और क्या संदर्भ, शोध, आंकड़े एवं प्रेस के लेख औचित्य लिखने में क्या होते हैं, बहुत मदद करते हैं। यानी हम अपना क्या मैटर से संबंधित जो है लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इन सभी
चीज़ों का क्या है हम सहारा ले सकते हैं। फिर क्या है प्राथमिकताओं का ध्यान देना, तो यानी क्या है मतलब हम किन किन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, उसकी प्राथमिकता क्या है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, फिर क्या इसी समस्या पर अन्य कार्यों का संदर्भ का उपयोगी, यानी हमने जो टॉपिक लिया है स्टूडेंट, तो उस पे जो है मतलब दूसरे लोग कैसे कार्य कर सकते हैं और उनके लिए क्या ये उपयोगी हो सकता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो छठा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वैज्ञानिक अनुसंधान के वैसे जो है मतलब जनरली जो है 7 चरण होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका 8 चरण दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए, अगर आपके ऑप्शन में 7 है तो आप 7 पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका पहला क्या है समस्या का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा क्या है संप्रत्यय का स्पष्टीकरण, तीसरा क्या है प्राक कल्पना का निर्माण, चौथा ऑप्शन है चरों का चयन, पांचवा है निर्देशन, छठा है सामग्री का संकलन, सातवां सामग्री का विश्लेषण, आठवां है प्रतिवेदन लेखन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपको देखिए चरण वाइज स्टेप वाइज भी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं। तो पहला चरण क्या होता है समस्या का निर्माण, यानी हम पहले क्या करते हैं टॉपिक के बारे में सोचते हैं या टॉपिक की खोज करते हैं। फिर क्या है संप्रत्यय का स्पष्टीकरण, यानी उस टॉपिक के संबंध में जो है क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम स्पष्ट करते हैं। फिर क्या प्राक कल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाना। फिर क्या वेरिएबल्स का चयन करते हैं, यानी हमको कैसे स्वतंत्र चर चाहिए कि आश्रित चर चाहिए, इसका देखते हैं। फिर क्या है निदर्शन, यानी सैम्पलिंग हम कहाँ से लेंगे, सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि नमूना। ठीक है, फिर क्या सामग्री का संकलन, यानी जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसको हम किन किन क्षेत्रों से ले रहे हैं। फिर क्या सामग्री का विश्लेषण, फिर जो हमने लिया जो डाटा उसका क्या करेंगे हम एनालिसिस करेंगे यानी विश्लेषण करेंगे। फिर लास्ट में क्या करते हैं प्रतिवेदन लेखन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूर्व अध्ययन की समस्याएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन क्या है अपर्याप्त भविष्यवाणी, दूसरा ऑप्शन है संदूषण, तीसरा ऑप्शन है फंड की समस्या, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध प्रस्ताव के अंग है। शोध प्रस्ताव के अंग कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट। पहला क्या होता है आपका शीर्षक होता है, दूसरा सारांश होता है, तीसरा परिचय होता है, चौथा क्या है साहित्य का अवलोकन है, साहित्य का अवलोकन या पूर्वावलोकन दोनों कह सकते हैं। फिर क्या विधियां होती हैं, परिणाम होता है, चर्चा होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है उपरोक्त सभी। शोध अंग जो है कितने हैं स्टूडेंट, तो आपके शोध अंग जो है आपके 7 टाइप के हैं। ठीक है, शोध अंग कितने हैं 7 टाइप के हैं और वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक जगह आप लोगों को लिख दिया स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट हमने ओवरऑल जो है सिलेबस यानी हर एक चैप्टर से जो है क्वेश्चन आप लोगों का लेकर मॉडल पेपर बनाई है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए स्टूडेंट। एक दूसरे को जरूर आप लोग शेयर किया करिए। इससे क्या होगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी मतलब काम करने के लिए पूरी तरह से जो है तत्पर रहती स्टूडेंट। तो मेरी तत्परता को देखते हुए आप लोग क्या करिए वीडियो को मतलब एक दूसरे को जरूर शेयर किया करिए स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देख पढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है समय के पालन में बाधाएं डालते हैं। कौन बाधाएं डालता है समय का पालन, यानी जब हम क्या है समय का पालन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जैसे आप लोग क्या है इस समय 4th सेमेस्टर में है, सभी लोग 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। तो जो डिजर्टेशन बना है तो वो डिजर्टेशन का जो समय ड्यूरेशन क्या होता है आपका 9 महीने होता है। ठीक है, यानी 9 महीने में क्या है आपका डिजर्टेशन बना है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि 9 महीने में आप लोगों का जैसे 9 महीने का मतलब क्या हुआ कि 3rd सेमेस्टर से ही आप लोगों को क्या है टॉपिक जो है दे दिया जाता है और आप लोग उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। आते आते क्या होता है तो 9 महीने में जो है आप लोगों का क्या है लघु शोध जो है बन जाना चाहिए। तो वहीं पे यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि समय के पालन में बाधाएं डालती हैं। ठीक है, यानी जो समय ढांचा जो हम बना रहे हैं कि हमारा जो है लघु शोध जो है 9 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। और जैसे कोई PhD कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है PhD कोई कर रहा है तो उसका जो अवधि क्या रखा गया मैक्सिमम 3 साल रखा है, सॉरी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम आपका क्या 5 साल रखा जाता है। तो ये क्या है समय का ढांचा है। तो इनको कौन कौन से जो है कारक जो है प्रभावित करते हैं, क्वेश्चन आपका यही पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका पारिवारिक समस्या, दूसरा ऑप्शन है बीमारी, तीसरा ऑप्शन है छुट्टियाँ, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर की खराबी, पाँचवा ऑप्शन है सुपरवाइजर से संपर्क, छठवां ऑप्शन टाइपिंग और बाइंडिंग में देरी और सातवां ऑप्शन है सभी। याद रखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो
जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लेखन कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेखन का लेखन यानी सॉरी लेखन नहीं, लेखक का लेखन कैसा होना चाहिए, यानी कोई लेखक जो है कोई चीज़ लिख रहा है तो उसका जो लिखने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, स्पष्ट होना, दूसरा ऑप्शन संक्षिप्त होना, तीसरा ऑप्शन भ्रमित न करने वाला, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट की, भ्रमित न करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 27। स्पष्ट लेखन में आने वाली बाधाएं हैं। ठीक है, स्पष्ट लेखन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका कि उत्तम लेखन के बारे में असत्य विचार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, संदेश में स्पष्टता न होना, तीसरा ऑप्शन क्या है, ध्यान विचलित होना, चौथा ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्पष्ट लेखन के लिए मानसिक स्थिति विकसित करने के लिए उपाय है। ठीक है, लेखक क्या है कि स्पष्ट लेखन के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, स्पष्ट लेखन के लिए मानसिक स्थिति विकसित करने के लिए उपाय है। पहला ऑप्शन क्या, पढ़ना और पढ़ना, यानी क्या है, मतलब कोई भी चीज़ उठाएं और हम उसके क्या तह तक जाएं, तो पढ़ना और पढ़ना, मतलब पढ़ेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, हमारे पास जो है शब्दकोश का विस्तार होगा, हम मतलब नए नए शब्दों को जानेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, पढ़ना और पढ़ना, यानी जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन भी आपका क्या सही है। फिर क्या, लिखने का स्थान को साफ रखना, हमेशा क्या करना चाहिए स्टूडेंट कि जहाँ पे भी हम लेखन कार्य कर रहे हो तो वो स्थान क्या हो, साफ सुथरा होना चाहिए, ये भी बात सही है। फिर क्या, लेखन के नियत समय को ब्लॉक करना है, यानी हमको कितने घंटे तक अपना जो है लेखन संबंधित कार्य करना है, इसको क्या करना चाहिए, समय बांध देना चाहिए, यानी जैसे हमको 1 घंटा लिखना है तो 1 घंटा अपने आप को क्या है पूरी तरह से उस पर देंगे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की ध्यान विचलित करने वाली चीज़ों को हटाना। तो ये भी बात है, जैसे ध्यान विचलित चीज़ों का मतलब क्या हो स्टूडेंट कि जैसे जहाँ भी हम लेखन कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, टीवी वगैरह जो है कोई व्यक्ति आए जाए ना, टीवी वगैरह ना चले, मोबाइल वगैरह ना चले, तो इससे क्या होगा, साउंड वाउंड ये सब हमारे कान पर आएगा तो क्या होगा, हमारा ध्यान विचलित होगा ना, इसी को कह रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, पांचों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था स्टूडेंट आप लोग का, हमको लग रहा है ये हो गया था 27 था शायद। हाँ, अगला प्रश्न है आपका 29। देखिए यहाँ पे क्या है कि लेखन में स्पष्ट हेतु मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, मतलब स्पष्ट हेतु मुख्य बिंदु क्या है, यानी जब हम लेखन कार्य करते हैं तो उसमें कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सड़क के संकेतों को देखना। ठीक है, सड़क नहीं होगा स्टूडेंट, संदर्भ होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, फिर एक लाइन की संक्षेपिका लिखना। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, अपनी मुख्य लाइन को पहले लिखना। ठीक है, ऐसे लिखना जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सरल शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, बेकार के शब्द और वाक्यों को हटाना। फिर क्या है, दकियानुसी मुहावरों का प्रयोग। और फिर क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रक्रिया संबंधी दृष्टिकोण से संपूर्ण सार का संयोजित किया जाना चाहिए। संयोजन को कार्यों या क्रियाओं के सेट पर केंद्रित करना चाहिए। यह कथन किसका स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका विकिपीडिया का है। किसका स्टूडेंट, आपके विकिपीडिया का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 31। ठीक है, 31 क्या कह रहा है कि पूरी प्रणाली, ठीक है, पूरी प्रणाली की पहचान एक इकाई के रूप में निर्मित करने के लिए उत्पादनों या भागों की अंतर संबंधित क्रमबद्ध व्यवस्था करना। यह कथन किसका स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका
businessdictionary.com का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बजट योजना के कितने चरण हैं स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं कि अगर लघु शोध कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट तो उसमें क्या होगा, बजट योजना भी हमको बनाना पड़ता है। आवश्यक सामग्री के रूप में क्या होगा, आपका बजट योजना भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट आपका क्या है स्टूडेंट कि योजना एवं प्रक्रिया। ठीक है, ये भी बात सही है। फिर क्या, प्रक्रिया के बारे में संप्रेषण करना, यानी जो प्रोसेस है उसके बारे में क्या है कि हर दूसरे से हमको बातचीत करना चाहिए कि आपने काम कैसे किया, कितने पैसे में किया। ठीक है, फिर क्या, प्रोजेक्ट का लक्ष्य निर्धारित करना, ये भी बात सही है। जानकारी एकत्र करना, ये भी बात सही है। फिर क्या, संगठित करना एवं संशोधन करना, ये भी बात सही है। फिर क्या, समिति द्वारा पूर्व अवलोकन, ये भी बात सही है। फिर क्या, अंतिम स्वीकृति। फिर आपका है उपरोक्त सभी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साप्ताहिक प्रकाशन के प्रकार है। साप्ताहिक प्रकाशन के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, साप्ताहिक प्रकाशन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या, एशियन रिकॉर्ड रिकॉर्ड इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन जो है साप्ताहिक होगा। दूसरा, भारतीय आर्थिक डायरी, ये भी साप्ताहिक होगा। फिर क्या, डेटा इंडिया, ये भी क्या होगा, साप्ताहिक को, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शोध हेतु सांख्यिकी स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। जनगणना प्रकाशन से, सामाजिक प्रकाशन से। ठीक है, भारतीय कृषि, भारतीय सांख्यिकी रूपरेखा। फिर क्या, श्रम सांख्यिकी, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ सामग्री को पढ़कर नोट्स लेने के लिए, है ना, लेने को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट, जो हम जैसे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं ना, तो वो क्या है, वही नोट्स के बारे में बोल रहा है कि संदर्भ सामग्री को पढ़कर, ठीक है, लिखने के लिए से कोई बुक, आप आर्टिकल ले लिए तो उसमें आपके मैटर, आपके टॉपिक से क्या क्या मैटर जो है करे मिल रहा है, तो उसको आप क्या करते हैं, आप ले जगह लिखते हैं, तो उसको कितने वर्गों में बांटा गया इसको कह रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, कोटेशन। देखिए कोटेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपको याद हो गया होगा, उद्धरण बोलते हैं। ठीक है, उद्धरण। फिर क्या है, व्याख्या या विश्लेषण, फिर सारांश, फिर मूल्यांकन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध परिणाम कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी शोध परिणाम के लिए जैसे कि हम जो है समस्या ले लिए और समस्या को क्या हो, कहीं जाकर हम सर्वे करेंगे ना, तो वो परिणाम जो हमको कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तियों में। दूसरा ऑप्शन है परिवार में। तीसरा ऑप्शन है समुदाय से, संगठन से, वातावरण, नीतियों। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शोधकर्ता को नहीं होना चाहिए। ठीक है, शोधकर्ता को नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, निराशावादी। दूसरा है व्यवहारिक। तीसरा आशावादी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शोधकर्ता को क्या होना चाहिए, हमेशा जो है निराशावादी जो है कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। अब देखिए यहीं पर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है स्टूडेंट कि शोधकर्ता को होना चाहिए, नहीं की जगह पर क्या कर देगा, होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दे देगा, व्यवहारिक। दूसरा दे देगा आशावादी। तीसरा दे देगा उपरोक्त दोनों। चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका तीसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या कह रहा है स्टूडेंट कि यदि संदर्भ ग्रंथ सूची में उद्धरण यानी कोटेशन लंबा हो तो उसे लिखा जाएगा, कैसे आप लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, छोटे अक्षरों में। दूसरा ऑप्शन है दोनों और मार्जिन देकर। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 41 था स्टूडेंट। ठीक है, 41 देखिए क्या है आपका, एक मिनट, हाँ एक मिनट नहीं, ये हो गया था कोटेशन, तो ये सॉरी आपका 39 था। ठीक है, तो कोटेशन या उद्धरण में शामिल है। ठीक है, कोटेशन या उद्धरण में क्या शामिल होता है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पुस्तक का नाम। दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ संख्या या प्रकाशन। तीसरा ऑप्शन है लेखक का नाम। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही जगह। अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने का व्यवस्थित
तरीका या विधि है? पहला ऑप्शन क्या है आपका तालिका बनाकर, दूसरा ऑप्शन है स्तंभ, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक शोध में आंकड़ों को प्रस्तुत करने में किसका विशेष स्थान होता है? पहला ऑप्शन क्या है सारणी, दूसरा ऑप्शन तालिका, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सारणी या तालिका बनाने का कार्य करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है आंकड़ों के वर्गीकरण हेतु, दूसरा ऑप्शन है जन समूह के समक्ष मतलब बोधगम बनाना, बोधिगम नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये गलत हो गया, आप ये इसको सही कर लीजिएगा। क्या है बोधगम, बोधगम बनाने हेतु उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं था। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध कार्य के विश्लेषण चरण में वर्गीकरण के पश्चात अगला कार्य कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है आंकड़े तैयार करना, दूसरा ऑप्शन है सारणी या तालिका बनाना, तीसरा ऑप्शन है रूपरेखा तैयार करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शोध कार्य के विश्लेषण चरण में वर्गीकरण के पश्चात क्या होता है हमारा अगला कार्य स्टूडेंट? तो सारणी या तालिका हम बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है सारणी या तालिका बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब किसी शोध रूपरेखा को छोटे छोटे वाक्यों में बनाई जाती है तो उस नाम से जानते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन क्या प्रसंग या टॉपिक रेखा, दूसरा ऑप्शन है वाक्य रेखा, तीसरा ऑप्शन अवधारणात्मक रेखा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि टॉपिक रूपरेखा किस स्थिति में उपयोग होता है? ठीक है, टॉपिक रूपरेखा जो है किस स्थिति में उपयोग होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो इसकी स्थिति क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या शोधकर्ता शोध पत्र में विभिन्न तरीकों में व्यवस्थित की गई मुद्दों पर कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन है शोधकर्ता आंकड़े एकत्रित करता है, तीसरा ऑप्शन रूपरेखा का निर्माण करता है, चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शोधकर्ता जो है शोध पत्र में क्या करता है विभिन्न तरीकों में व्यवस्थित कई मुद्दों पर जो है कार्य करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है टॉपिक रूपरेखा के चरणों में शामिल है, कौन शामिल है इसमें? पहला ऑप्शन है टॉपिक का चुनाव, दूसरा ऑप्शन टॉपिक के बारे में स्पष्ट धारणा, तीसरा ऑप्शन है आपका टॉपिक से संबंधित विषय की जानकारी, चौथा ऑप्शन है विभिन्न श्रेणियों की जानकारी व सही क्रम निर्धारण करना, फिर क्या प्रत्येक श्रेणी का प्रत्येक श्रेणी को संख्या प्रदान करना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले शोधकर्ता को करना होता है, क्या करना होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है टॉपिक का चुनाव, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों को एकत्र करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या करना पड़ता है स्टूडेंट शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले शोधकर्ता को क्या करना होता है टॉपिक का चुनाव करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक शोधकर्ता को शोध कार्य हेतु किस प्रकार का टॉपिक का चुनाव करना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है स्वयं की रुचि के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है जन समूह के लिए उपयोगी, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि एक जो शोधकर्ता है उसे क्या है शोध कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए अपने रुचि के अनुसार, यानी जिसमें वो रुचि रखता हो और जिसको क्या है वो आसानी से कर सके उस वैसा टॉपिक का जो है उसको चुनाव करना चाहिए। और ऐसा उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट कि जो उसका टॉपिक हो वो क्या हो हमारे देश समाज के लिए क्या हो उपयोगी हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है आपका कि टॉपिक का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या है भूतकाल या पूर्व में उस विषय पर कितना कार्य हो चुका है, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। दूसरा क्या है उस विषय का जन पर प्रभाव या महत्व क्या होता है, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। उसकी कितनी संभावनाएं, यानी कितनी संभावनाएं का मतलब क्या है कि यहाँ भविष्य में जो है उसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं इसको भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए
आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं स्टूडेंट, कि शोधकर्ता का विषय कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, शोधकर्ता का विषय कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि नए तथ्यों की खोज करना। दूसरा क्या है, पूर्व ज्ञान की पुष्टिकरण या विस्तार। ठीक है, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, उपरोक्त दोनों, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परंपरागत विधि से प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम कितने वाक्यांश देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 5, तीसरा ऑप्शन क्या है 6 और चौथा ऑप्शन है 9। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रूपरेखा कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, रूपरेखा का हम कहाँ उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है विचारों को जोड़ने में, दूसरा ऑप्शन है आपसी संबंध दिखाने में, हुआ दिखने में नहीं दिखाने में, तीसरा ऑप्शन होगा संपूर्ण क्रम निर्धारण करने में, और चौथा क्या है यह सभी। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा यह सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रूपरेखा के प्रकार हैं, कितने प्रकार की रूपरेखा होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है 2, 6, 5, 9। तो याद रखिएगा रूपरेखा के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट, तो 2 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब सामग्री जटिल हो तो किसका उपयोग किया जाता है। जब सामग्री जटिल हो तो किसका उपयोग करते हैं। तो टॉपिक रेखा का, फिर क्या है अवधारणात्मक रूपरेखा का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि स्टूडेंट उसमें क्या होता है टॉपिक रेखा का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पत्रिका एवं समाचार पत्र के लेख में किनकी समानता होती है। ठीक है, पत्रिका और समाचार पत्र के लेख में किनकी समानता होती है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, दूसरा ऑप्शन है पाद टिप्पणी, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए आपके टोटल जो है 55 क्वेश्चन है अभी, और आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम लेके आ रहे हैं। आइए स्टूडेंट देखिए अगला प्रश्न आप लोगों का है। देखिए अभी यहाँ पर संख्या हमने नहीं टाइप किया है तो डायरेक्ट प्रश्न लिख दिया है। तो या तो वहाँ पर 55 हुआ था, ये देखिए 56 क्वेश्चन नंबर है आपका। तो या इसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि शोधकर्ता अपने शोध को अंतिम चरण में किस रूप में प्रस्तुत करता है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का कि शोध प्रत्यारोपण। ठीक है, दूसरा है शोध पत्र, तीसरा है शोध रूपरेखा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि शोधकर्ता जो होता है अपने शोध का अंतिम चरण जो है क्या है शोध प्रत्यारोपण या शोध प्रतिवेदन के रूप में जो है देता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या है स्टूडेंट। सामाजिक अनुसंधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका मानव उन्नति का आधार, दूसरा ऑप्शन है समाज दर्पण, तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय का दर्पण, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका जो है पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि मानव उन्नति का आधार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान का तात्पर्य। ठीक है, अनुसंधान का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान है। यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है आपका ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है टीवी यंग, तीसरा ऑप्शन है करलिंगर, चौथा ऑप्शन है मोहसिन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि यह कथन जो है किसने दिया था, यह कथन जो है ड्राइवर के द्वारा जो है दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा है कि अनुसंधान की विशेषता है। ठीक है, अनुसंधान की विशेषता क्या होती है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है अन्वेषण प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन क्या है सुव्यवस्थित अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, और चौथा ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अनुसंधान की विशेषता क्या होती है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या उसमें अन्वेषण प्रक्रिया भी पाई जाएगी, और हम अध्ययन को क्या करते हैं एक सुव्यवस्थित तरीके से भी लिखते हैं, इसलिए हम, और उसमें क्या है वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है यानी ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान की अंतिम अवस्था है। अनुसंधान की अंतिम अवस्था क्या है। पहला ऑप्शन क्या है रिपोर्ट तैयार करना, दूसरा है समस्या, तीसरा है समीक्षा, चौथा है आपका परिणाम एवं विवेचन। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है तो अनुसंधान की अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी स्टूडेंट। तो आप याद रखिएगा कि रिपोर्ट तैयार करना। अनुसंधान की अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी रिपोर्ट तैयार करना। अगर मान कर चलिए यहीं पर क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट कि अनुसंधान की पहली अवस्था, ठीक है याद रखिएगा अनुसंधान की पहली अवस्था पूछता तब हमारा आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट। तो पहली अवस्था जो है हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर। अगर अनुसंधान की
अनुसंधान या शोध की पहली अवस्था पूछता है तो हम क्या कहते हैं कि पहली अवस्था जो होती है समस्या का चयन होता है। स्टूडेंट क्या होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, समस्या का चयन हो जाएगा, या समस्या रहेगा तो समस्या रह जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अंतिम अवस्था क्या है, रिपोर्ट तैयार करना, और आपका पहली अवस्था क्या हो जाएगा, समस्या का चयन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान के सोपान हैं। अनुसंधान के सोपान क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अनुसंधान के सोपान क्या है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, समस्या का चयन, दूसरा ऑप्शन है समस्या का निर्धारण, तीसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि अनुसंधान का जो है सोपान क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि समस्या का चयन है, यानी पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुसंधान की गुणवत्ता निर्भर करती है। अनुसंधान की जो गुणवत्ता होती है वो किन पर निर्भर करती है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए अनुसंधान की जो गुणवत्ता होती है वो आपका पहला ऑप्शन क्या दिया, उच्च तकनीकी के उपयोग पर, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता के समर्पण पर, तीसरा ऑप्शन है शोध प्रविधि के प्रशिक्षण पर, चौथा ऑप्शन है उपलब्ध सुविधाओं पर। अब देखिए ये रिपीटेड हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि अनुसंधान की जो गुणवत्ता होती है वो क्या है आपका उच्च तकनीकी पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान के चरण हैं। अनुसंधान के क्या क्या चरण होते हैं स्टूडेंट, उसको देखिए एक जगह यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए पहला क्या है आपका समस्या, अनुसंधान समस्या, दूसरा क्या है आपका समीक्षा, साहित्य समीक्षा, तीसरा है परिकल्पनाएं, चौथा है अध्ययन विधि, पांचवा है पायलट अध्ययन, छठा है प्रदत्त संग्रह, सातवां है आपका परिणाम एवं विवेचन, आठवां है वैज्ञानिक सामान्यीकरण, और नौवां है आपका रिपोर्ट तैयार करना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका मतलब एक जगह इतने सारे जो है आपको चरण में कोई भी आपको दे सकता है कि कौन से चरण है। अनुसंधान क्वेश्चन आ जाएगा कि अनुसंधान अनुसंधान के चरणों में शामिल है, क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा। पहला ऑप्शन दे देगा आपका परिकल्पनाएं, दूसरा ऑप्शन दे देगा पायलट अध्ययन, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका वैज्ञानिक सामान्यीकरण, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है एक जगह हमने इसको बता दिया चरण जो है आपके कौन कौन से शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इसको भी हमने एक जगह लिख दिया कि ज्ञान को विकसित करना, ठीक है, नए ज्ञान की खोज करना, विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना, समस्याओं का समाधान करना, घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना, अलौकिक तथ्यों का वर्गीकरण करना, ठीक है, अवलोकन का व्यवहार करना, मानवता का कल्याण करना, भविष्यवाणी करना, और इतने जो है आपके क्या है उद्देश्य से संबंधित है। तो इन्हीं में से कोई दो चार पॉइंट जो है आप लोगों को दे सकता है, तो इसको आप लोग प्लीज़ बारीकी से एकदम अच्छे से जो है ध्यान देकर इसको देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए अभी भी क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। अभी हमने बताया ना कि शोध का अंतिम चरण क्या है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, शोध का पहला चरण क्या है। तो हमने बताया ना स्टूडेंट कि शोध का पहला चरण क्या होता है आपका, कि समस्या का पहचान, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका कि समस्या का चयन, तीसरा ऑप्शन है समस्या की खोज, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, हम समस्या के का पहचान ही करते हैं, तभी तो फिर बाद में जाकर क्या होता है समस्या की पहचानते हैं, फिर समस्या का चयन करते हैं, तब उसके बाद ये समस्या जो है कहाँ से आई उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि समस्या को पहचानना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक शोध खोज की प्रामाणिकता इसकी है, ठीक है, ये किसकी होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, दूसरा है मौलिक, तीसरा है वैधता, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि एक शोध खोज की प्रामाणिकता जो होती है वो क्या है, वस्तुनिष्ठता पर जो एक तरह से निर्भर करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, ठीक है, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता उपयोग करता है किसका, टी टेस्ट का, एनेवा, एक्स स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि एनेवा टेस्ट का जो है शून्य परिकल्पना के लिए जो है शोधकर्ता जो है वो परीक्षण का उपयोग करता है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि प्रतिचयन या निदर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी में जो है किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आश्रित चर से आशय है। आश्रित चर से क्या आशय होता है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका कि प्रयोग करता है। देखिए स्टूडेंट प्रयोग करता है जो थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप लोग अच्छे से ये इस तरह से सही आप लोग टाइप कर लीजिएगा।
ठीक है, प्रयोगकर्ता, यहाँ प्रयोगकर्ता है, प्रयोगकर्ता द्वारा परिवर्तित चर, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण की गई चर, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगकर्ता द्वारा रिकॉर्ड की गई चर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। स्वतंत्र चर को कर्लिंगन ने एक, देखिए स्वतंत्र चर को कर्लिंगन ने एक क्या है, पहला ऑप्शन क्या है पूर्व कल्पित कारण माना है, दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्व कल्पित प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है पूर्व सूत्र माना है, चौथा ऑप्शन है पूर्व कल्पित कारण माना है। एक मिनट, ये दो दो बार जो है रिपीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्लिंगर ने स्वतंत्र को क्या माना है स्टूडेंट, तो पूर्व कल्पित जो है आपका क्या है जो है प्रभाव माना है, यानी पहला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कर्लिंगर ने आश्रित चर को क्या माना है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका पूर्व कल्पित प्रभाव माना है, पूर्व कल्पित कारण माना है, पूर्व कल्पित मापन माना है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि जो उन्होंने जो है कर्लिंगन ने आश्रित चर को क्या माना है, आश्रित चर को जो उन्होंने पूर्व प्रभाव माना है, पूर्व कल्पित प्रभाव माना है, ठीक है। देखिए आश्रित चर को उन्होंने पूर्व कल्पित प्रभाव माना है, और यहाँ पे क्या है स्वतंत्र चर को उन्होंने क्या माना है स्टूडेंट, तो पूर्व कल्पित, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया स्टूडेंट, एक मिनट स्टूडेंट, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पूर्व कल्पित आधार हो जाएगा स्टूडेंट, प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव यहाँ पे है, इसमें जो है इसका आंसर जो होगा पूर्व कल्पित आधार, ओके, ये होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वतंत्र चर को कहते हैं, क्या कहते हैं, नियंत्रित चर कहते हैं, प्रयोगात्मक चर कहते हैं, उपरोक्त दोनों। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो नियंत्रित चर, सॉरी उपरोक्त दोनों, नियंत्रित चर और प्रयोगात्मक चर दोनों कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन से तात्पर्य, अनुसंधान प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है, तो अनुसंधान की रिपोर्ट, अनुसंधान समस्या, अनुसंधान की तैयारी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अनुसंधान प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य होता है, तो अनुसंधान की रिपोर्ट से तात्पर्य है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट, और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आप लोगों को मुझे लगता है लगभग हम ना 70 का 80 के लगभग आप लोगों को हमने क्वेश्चन जो है आज सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो अभी ये क्या है आपका मॉडल पेपर 2 है, अभी मॉडल पेपर 3 और 4 दोनों मिल जाएगा, तो आपका पूरा होल सिलेबस जो है हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।